हेलो सर। जय जिनेन्द्र, जय श्री गणेश, गौरव सर, शीतल मैम। जय जिनेन्द्र सर। हम्म। मैडम आपने रूल नंबर 29 किया। कर दिया सर। एम आई ऑडिबल? यस यस यूर ऑडिबल। आई डिड इट। ओके। ये पूरा सेम ऑलमोस्ट लाइक रूल 57 to 62 सेम। वो ट्रांसलेशन विद इन अ मंथ एक्सटेंडेबल बाय 3 months फॉर्म 8 पूरा फ्लो चार्ट जैसा भी बनाया और सब पॉइंट्स भी लिखा सर। सब हो गया। 2 डुप्लीकेट कॉपीज सबमिट करनी है। मुझे ना मैडम थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉइस आपकी ब्रेक आ रही है। मैं एक 2 मिनट दीजिए, मैं जगह चेंज कर देता हूँ यहाँ से। मैं दूसरे वाईफाई कनेक्शन में आता हूँ, 2 मिनट में मैं यहाँ पर ज्वाइन हो रहा हूँ। गिव मी 2 मिनट्स। ओके मैम, मैं जस्ट लीव कर रहा हूँ और वापस ज्वाइन हो रहा हूँ यहाँ पर ही। यस यस। मैम अपना पेटेंट एक्ट तो कौन से सेक्शन तक हुआ है? मस्त है। ये अपना ज्यादा नहीं लिया था तो 1 सेकेंड सेक्शन 66 सेक्शन 81 you were there not till 70। या 73 कंट्रोलर हो गया था। हाँ कंट्रोलर एंड अदर। 76। हाँ। तो 75 to 81 पेटेंट एक्ट में हुआ और डिजाइन एक्ट उसमें आई थिंक 16 तक आप थे ना। यू वर देयर टिल 16 आई थिंक। नहीं, हाँ मैंने miss किया था। हाँ हाँ, यस यस, राइट। हाँ। 16 तक। तो सेक्शन 17 से 19 17 18 19। ओके। हाँ। हो गया। और कंट्रोलर इस वाली 17 18 19 में क्या है ना, 17 में रूल नंबर 27 एप्लीकेबल है। 27। सेक्शन 17 डिजाइन एक्ट, सेक्शन 17 रूल यस नंबर 27, यस। सेक्शन 18 रूल नंबर 28, ओके। सेक्शन 19 रूल नंबर 29। और ये जो रूल नंबर 29 है ना, दिस इज सेम लाइक रूल नंबर 57 to 62 व्हाट वी डिड इन पेटेंट। वो जो हियरिंग का आता है ना, काउंटर उसमें अगर अपोजिशन मिलता है तो फिर आप registered that rule 29 he asked to prepare and rule 29 तो 29 डिजाइन है। design act। so ये 3 वाला रिमेम्बर कर सकते हैं। 17 27 रूल, 18 27 28 रूल, सेक्शन 19 29 रूल नंबर ऑफ डिजाइन रूल्स। ऑफ डिजाइन। बस का ज्यादा इतना ही हुआ था। और इस वाले में सेक्शन 74 से लेके 81 81। and all those are very small sections, it is not a big section।
हाँ, कोई भी बड़े सेक्शंस नहीं है इसमें। पावर ऑफ कंट्रोलर्स जनरली। कौन सा वाला मैं चैप्टर ये डिजाइन डिजाइन एक्ट में डिजाइन 71 एक्ट, see design act what we did, I'll tell you. डिजाइन एक्ट में सेक्शन 17 इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन्स, इसमें ना फॉर्म 5 एप्लीकेबल होगा। और इसमें क्या होगा ना, अगर किसी को भी inspected with a request, like if anyone wants to inspect the design, यस हाँ डिजाइन। like for example journal application representation, 3 चीज आती है इसमें। और वो वाली चीज थी इंस्पेक्शन वाली में। Is my voice audible? यस यस सर, ऑडिबल सर। जी जी सर, बोलिए बोलिए सर, क्या बात कर रहे थे? हाँ मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने पड़ेंगे। डिजाइन एक्ट में कौन मैम से सेक्शन हाँ किए थे ना सर, वो वाले सेक्शन 17 नंबर 19 तक आए थे। 16 तक गौरव सर थे सर, only 3 section he has to finish it. सर डिजाइन एक्ट का वेटेज भी कम ही होगा ना सर, 50-50% यस ऐसा भी। सर, डिजाइन एक्ट बहुत कम, इतना ज्यादा वेटेज नहीं। सर मैं 1 मिनट के लिए वीडियो सिर्फ ऑफ करती जी हूँ, जा दोनों जन चले जाओ। गौरव तेरा जा जल्दी, मैं नहीं बोलूंगी एक्स्ट्रा डिटेल्स। ओ सॉरी। सर डिजाइन का भी ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। वो तो एक वो सर बार। इतनी बड़ी बात नहीं है, डिजाइन की ड्राफ्टिंग आधे घंटे की बात है। Sir, you can take class, sir. I'll on my video in 2 minutes. सर पेटेंट मैम से डिस्कशन किया था तो मैम ने 19 तक डिजाइन एक्ट हुआ बोले, और पेटेंट एक्ट 81 तक। वो एग्जाम 3 के लिए सर, आप अभी वहां तक मत जाइए, अभी आप नहीं पहले एग्जाम 2 पेपर 1 पेपर 2 कीजिए। आपने एग्जाम 2 का पेपर 1 दिया? नहीं नहीं देना है सर, वो एक्चुअली उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाया मैंने, वो OMR का OMR के तो आज तो निकल वो लेता हूँ सर आज। पेपर 1 पेपर 2 पहले एग्जाम 2 के देना है आपको, जी जी सर। फिर एग्जाम 3 पेपर 1 पेपर 2 पे जाना है। यस सर। ओके जी, तो अभी आप मैं पहले रिवीजन करवा दूं तब तक आपको। हाँ सर। सेक्शन 17 ऑफ द डिजाइन ये बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में। जो रजिस्टर होता है डिजाइन का, जो जर्नल होती है उसमें वो पब्लिश होता है डिजाइन, और वो जर्नल जो पब्लिश होती है वहां से आप इंस्पेक्शन कर सकते हो बाय फाइलिंग विच फॉर्म में? फॉर्म 8 नहीं, नहीं इंस्पेक्शन के लिए सॉरी, फॉर्म 5 सर। फॉर्म 5 अभी 500 रुपीज 500 एंड रुपीज। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम किसका करते हैं मैडम? सर डिजाइन नंबर, जर्नल एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें इसकी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए तो कौन से फॉर्म से मिलेगी? सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म 16, उसके भी 500 रुपीज। 500 रुपीज। और सर्टिफाइड कॉपीज देने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? क्या रिप्रेजेंट गेट अ सर्टिफिकेट? डिजाइन नंबर।
डिजाइन नंबर। अब And सर ये बात समझ में आई गौरव सर? हाँ सर, इंस्पेक्शन करने क्या के है? लिए फॉर्म 5 हाँ। फिलअप करके देना पड़ेगा। फॉर्म फीस 500 फीस है। और एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन शीट का हम्म। रेफरेंस देना पड़ेगा सर। रेफरेंस देना पड़ेगा सर कि एप्लीकेशन representation? सर देखिए, आप क्या इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं डिजाइन में? हम्म, आप एप्लीकेशन को और उसकी रिप्रेजेंटेशन सीट को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। हम्म, 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 अब उसी की आपको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। हम्म, तो सर्टिफाइड कॉपीज लेने के लिए कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपने फाइल किया तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर को हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। डिजाइन का नंबर। और डिजाइन का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? जर्नल में से, जो हर फ्राइडे को पब्लिश होती है। अंडरस्टूड सर? यस सर। ओके, सेक्शन 18 पे आते हैं सर। इसमें बात होती है एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन अभी जिंदा है कि मर गया, वो बताया जाता है। कैसे बताया जाता है एग्जिस्टिंग स्टेटस को? मैडम अगर मेरे पास डिजाइन का नंबर है तो मैं क्या फाइल करूंगा, कौन सा फॉर्म? Form 6, again 500 rupees. एंड इफ डिजाइन नंबर इज नॉट अवेलेबल? Hmm. If applicant is unable to furnish the registration number of the design, he shall file controller in Form 7. फॉर्म 7, उसकी फीस Form 7 की 1000। फीस 1000 rupees. अब जब हमारे पास डिजाइन नंबर नहीं है तो हमें और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन साथ में देनी होगी मैडम? He can either submit pictures or specimen model submit कर सकता है सर. मॉडल, इमेजेस ऑफ मॉडल्स, एंड साथ में एक कंपलसरी चीज है जो देनी पड़ेगी, वो क्या है? क्लास। क्लास अंडर विच इट शुड बी रजिस्टर्ड। ये ऐसी बात है गौरव सर कि मान लीजिए आपकी एक फर्नीचर की शॉप है और आप फर्नीचर बेचना चाहते हैं, बट फर्नीचर बेचने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि उस पर डिजाइन फाइल हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो आपको पता नहीं है यस। उसकी डिजाइन है कि नहीं है, वैसी कंडीशन है। तो आपके पास फर्नीचर की फोटोज है, आपके पास इमेजेस है उस फर्नीचर का, आपके पास मॉडल है, बट आपके पास क्या नहीं है? डिजाइन डिजाइन। का नंबर नहीं है। तो आप क्लास बता सकते हो उनको कि ये क्लास के अंदर डिजाइन रजिस्टर्ड हुई होगी। तो वो इंफॉर्मेशन के साथ आप कंट्रोलर को देंगे फॉर्म नंबर 7, और कंट्रोलर उसे इसको देना है डुप्लीकेट में। और कंट्रोलर उसके बेसिस पे सर्च कंडक्ट करेंगे और एक डिजाइन देंगे जिसमें अगर डिजाइन एग्जिस्ट कर रही है, डिजाइन का टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी मैडम वहां पर? Classes of articles मिलेगी सर. क्लासेस ऑफ आर्टिकल, And date of registration, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड name and तीसरा address of registered proprietor नेम एंड एड्रेस of registered proprietor. ऑफ रजिस्टर प्रोप्राइटर मिलेगा। इतनी सारी चीजें मिलेगी। सेक्शन 18 से जो रूल कनेक्टेड है वो है रूल नंबर 28, और सेक्शन 17 से जो रूल कनेक्टेड है वो है रूल नंबर 27. 27। बस सर ये लिख लीजिए गौरव सर।
आपके डिजाइन नंबर है तो फॉर्म नंबर 6 फाइल करके स्टेटस जान सकते हैं। सपोज डिजाइन नंबर नहीं है तो फॉर्म नंबर 7 फाइल करके 1,000 रुपीज पे करके डिजाइन नंबर के अलावा जो नहीं अवेलेबल है, जो मॉडल इमेज ऑफ मॉडल्स क्लासेस से हम कर सकते हैं। हम्म। डन है सर या कोई डाउट है? नो सर। सर जी मैडम। डन सर। यस सर, यस। अब मैडम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन नंबर 20। 19 सर। आएगा 19 में, रूल नंबर 29 हम लास्ट में ले लेंगे। ओके ओके। जी। सेक्शन नंबर 20 ये कहता है कि गवर्नमेंट को भी एज अ पर्सन ही गिना जाएगा। मीन्स जो भी रूल एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल है वैसे ही रूल गवर्नमेंट पर भी एप्लीकेबल है। एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 99 से 103 जो पेटेंट एक्ट में जैसे लिखे गए थे वैसे ही वो यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। इतना लिख दीजिएगा, फिर जब हम 99 से 103 कवर करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें डिटेलिंग आती है। यस सर। जैसे सेक्शन 99 टू 103 पेटेंट में कवर किए गए हैं वैसे ही वो डिजाइन में भी एप्लीकेबल रहेंगे। बेसिकली एक नेचुरल पर्सन को जैसे अप्लाई होता है गवर्नमेंट को भी वैसे ही एप्लीकेबल होगा, राइट सर? जी जी। एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 99 टू 103 ऑफ पेटेंट एक्ट। ओके सर। करें आगे बढ़े? हाँ सर।
आगे बढ़े। यस सर। सेक्शन नंबर 21 पे जाने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है पेटेंट एक्ट का। तो सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है पेटेंट एक्ट का? सेक्शन 31 एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन 29 30 एज पब्लिक डिस्प्ले का सर। आगे बताइए, सिर्फ इतना ही? नहीं नहीं सर, पब्लिक डिस्प्ले मतलब एग्जीबिशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोगों ने रजिस्टर फाइल करने के पहले अगर एग्जीबिशन में अपना प्रोडक्ट या डिजाइन को डिस्प्ले किया तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एंटिसिपेशन, बट वी हैव टू फाइल विद इन 12 मंथ्स ऑफ दैट एग्जीबिशन इन फॉर्म नंबर 31। यस। तो जैसी स्टोरी वहां पर है वैसी ही स्टोरी यहाँ पर है, बस इसमें फॉर्म नंबर 9 है और 12 महीने की जगह पर 6 मंथ है। तो अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई एग्जीबिशन है जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाइड है, अगर कोई एग्जीबिशन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाइड है और उस एग्जीबिशन के अंदर डिजाइन पब्लिश होती है या फिर उस एग्जीबिशन में कोई और पर्सन आपकी डिजाइन को पब्लिश करते हैं, तो उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। कब? अगर वो डिजाइन एग्जीबिशन की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर फाइल हो जाए तब, प्लस एग्जीबिशन की डेट से पहले, एग्जीबिशन की डेट से पहले ऑन और बिफोर एग्जीबिशन फॉर्म 9 फाइल करके बताया गया हो तब। ये कंडीशन नई है एज कंपेयर टू सेक्शन 31 ऑफ द पेटेंट एक्ट। सेक्शन 31 में फॉर्म नंबर 31 कब फाइल करना है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट डिजाइन एक्ट में फॉर्म नंबर 9 कब फाइल करना है उसका क्लैरिफिकेशन है कि कंट्रोलर को पहले से पता होना चाहिए कि आप एग्जीबिशन में जाके डिस्प्ले करने वाले डिस्प्ले करने वाले हैं। प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन इन फॉर्म 9। इन फॉर्म 9। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछिए यहाँ पर। सर एग्जीबिशन मतलब एग्जीबिशन में हम लोग अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन फॉर्म 9 में पूछ रहे हैं, करेक्ट? आई मीन बता रहे हैं। एंड आफ्टर 6 मंथ्स वी फाइल एज अ नॉर्मल डिजाइन का जो भी। तो वो एग्जीबिशन की डेट से फाइलिंग की डेट के बीच में कुछ भी पब्लिकेशन होगा उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड वी हैव टू फाइल फॉर्म 9। यस। फीस सर? फॉर्म 9 की फीस 500 रुपीज। गौरव सर आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। Section 21 is regarding the exhibition of design. डिजाइन जब एग्जीबिशन में डिस्प्ले होती है तब से विद इन 6 मंथ वी नीड टू फाइल द डिजाइन। और वो डिजाइन जो एग्जीबिशन में जो डिजाइन है वो नॉट कंसिडर्ड एज अ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन नहीं होगी। और जब एग्जीबिशन के 6 महीने पहले डिजाइन रजिस्टर, एग्जीबिशन के पहले, एग्जीबिशन के एग्जीबिशन पहले के पहले, हमने फॉर्म ओके। नंबर 9 फाइल करके कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर दिया। मान हम्म। लीजिए आज एग्जीबिशन है तो या आज से पहले मैंने फॉर्म नंबर 9 फाइल कर दिया और आज के हाँ 6 महीने के अंदर अंदर मैंने डिजाइन को फाइल कर दिया। लिख लीजिए सर। हाँ सर, कंडीशन ये है कि फॉर्म नंबर 9 एग्जीबिशन के पहले फॉर्म 9 फाइल होना जरूरी है। सपोज फाइल नंबर 9 फिलअप नहीं किया तो वो एंटिसिपेशन में जा सकता है, जाएगा ही। जाएगा। और फॉर्म नंबर 9 इज इम्पोर्टेंट बिफोर एग्जीबिशन। उसे कहते हैं और प्रायर नोटिस। लिखा है प्रायर नोटिस। notice। और सर, और फॉर्म नंबर 9 से 6 मंथ ना सर, कि एग्जीबिशन से फॉर्म विद इन नंबर 9, 6 मंथ। फॉर्म नंबर 9 से 6 मंथ नहीं, एग्जीबिशन से 6 मंथ। एग्जीबिशन से 6।
Yes. सब क्लियर हम्म। क्लियर हो गया। ओके सर, तो लिख लीजिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं 22 में। Is it problem with my network? हम्म। नहीं सर, थोड़ा स्टक हो रहे थे इसलिए पूछ रही थी कि मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यूज है क्या। क्या आवाज स्टक हो रही है अभी? हाँ सर, ये बीच बीच में होती है, वापस ठीक हो जाती है सर। ऐसा, एक ही मिनट। अभी ठीक है सर। मैडम वो हो रहा है बिकॉज ऑफ दी लो बैटरी। ओके। जब ये मैक ओएस की बैटरी लो हो जाती है ना, तो अपने आप पावर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है कि मुझे कितनी पावर अडेप्टर को देनी है, कितनी वाईफाई को देनी है, लाइक वाइज। ओके अब स्टार्ट हुआ है, अब वो पावर कंप्लीट कंज्यूम करेगा, 1 मिनट में ही रिकवर हो जाएगा, अब नहीं होगा फ्लक्चुएशन। यस सर। Sir, how many section for the exam 3 design act का? 26। 26. यप। ओके सर। और पेटेंट? 81। डेटा वाइजेशन से विदिन 6 मंथ फाइल करना जरूरी है। हम्म। सर नहीं किया तो और कुछ एक्सटेंशन है? कोई नहीं है एक्सटेंशन यहाँ पर। डिजाइन में किसी भी बात का फाइव extension- 500 ना सर फीस? किसकी फी? फॉर्म फॉर्म 9। फॉर्म 9 की 500 फीस। क्लियर। आगे बढ़े गौरव सर, हाँ मैडम। यस सर। ओके, चलिए अब हो रही है बात सेक्शन नंबर 22 की। 22 बात करता है पायरसी की। पायरसी, जिसे पेटेंट के टर्म्स में कहा जाता है इन्फ्रिंजमेंट। यस सर। दोनों वन एंड द सेम चीज है। अगर किसी की रजिस्टर्ड पेटेंट है और कोई और पर्सन बिना उसकी इजाजत के रजिस्टर्ड पेटेंट के प्रोडक्ट को या उस आर्टिकल को बनाता है, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। इन द सिमिलर फैशन, अगर कोई डिजाइन रजिस्टर्ड है तो उस डिजाइन को अगर कोई और पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रोप्राइटर बना रहा है, तो फिर उसे पायरसी कही जाती है। पायरसी के अंदर तीन चीज अलाउड नहीं है। पहली, एक सेल करना,
इट मीन्स सेलिंग एन आर्टिकल नोइंगली, आपको पता है कि इस पे डिजाइन है और फिर भी आप उसे सेल कर रहे हो। अब सेल करने में और एक चीज आती है कि आपको पता है कि आर्टिकल पे डिजाइन नहीं है, आर्टिकल पे डिजाइन नहीं है, फिर भी उसे कह रहे हो कि ये डिजाइन आर्टिकल है, यानी किसी की डिजाइन को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, गलत किसी की डिजाइन का नंबर का यूज कर रहे हो। आपकी डिजाइन का नंबर है मगर वो डिजाइन आप किसी और आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो जिसके लिए ऑथोराइज नहीं है। दूसरा, अप्लाइंग डिजाइन विदाउट परमिशन। मान लीजिए आपकी एक डिजाइन है, मैं उस डिजाइन को आपसे परमिशन लिए बगैर वही डिजाइन को प्रोड्यूस कर रहा हूं, वही डिजाइन को बेच रहा हूं, वही आर्टिकल को बेच रहा हूं और डिजाइन का नंबर लिख के बेच रहा हूं, तो मैंने गलती की। मुझे आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर मैं क्या कर रहा हूं, विदाउट परमिशन वैसा ही आर्टिकल बना के बेच रहा हूं मार्केट में और उस पे डिजाइन का नंबर भी लिखा हुआ है। गॉट इट? पहले तो मैं बिना डिजाइन के नंबर के आपके आर्टिकल को सेल कर रहा हूं, तब भी गलत है। विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस, हाँ विदाउट रेफरेंस भी गलत है, विथ रेफरेंस भी गलत है, बिना आपकी परमिशन लिए। तीसरा, मैं कोई और ही आर्टिकल पे आपका डिजाइन नंबर लगा के बेच रहा हूं, वो भी गलत है। ये तीनों चीज क्लियर हुई? ओके, तो ये पहला सेलिंग की बात आई। अब दूसरा बात करते हैं इंपोर्टिंग दी इंफ्रिंजिंग आर्टिकल। इंपोर्ट, हमें पता है कि डिजाइन इज अ टेरिटोरियल राइट, तो मैं क्या करता हूं कि आपकी डिजाइन को चाइना से बनवाकर इंडिया में इंपोर्ट करवाता हूं, क्योंकि चाइना वाले तो बना सकते हैं, चाइना वाले को तो फ्रीडम टू ऑपरेट है, मगर क्या मैं इंपोर्ट कर सकता हूं? नो, आई एम नॉट अलाउड टू इंपोर्ट इन अ इंडियन टेरिटरी। ओके, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आते ही वहां पर आपके राइट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इंपोर्टिंग इज नॉट अलाउड, बट until and unless it is not from, means it is either not from the authorized person or it is from outside India, but you are importing it in a Indian territory. एक कंडीशन और देता हूं, इंपोर्टिंग कब अलाउड होगी। मान लीजिए कि शीतल मैडम की डिजाइन है और गौरव सर चाइना में रहते हैं, और शीतल मैडम ने डिजाइन को इंडिया प्लस चाइना दोनों जगह पर अप्लाई किया है और दोनों जगह पर शीतल मैडम को डिजाइन मिल गई, सेम डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं। अब शीतल मैडम ने गौरव सर को ऑथोराइज पर्सन के तौर पे रखा है कि चाइना में अगर कोई भी पर्सन आपसे ये डिजाइन परचेज करना चाहे तो गौरव सर से ही परचेज कर सकता है। ओके, लाइक कंपल्सरी लाइसेंस। हाँ, लाइक कंपल्सरी लाइसेंस, लाइक लाइसेंस इन जनरल नेम एंड लैंग्वेज, लाइसेंस। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाइना से इंपोर्ट करवा रहा हूं, बट मैंने किससे इंपोर्ट किया? गौरव सर से, जो ऑथोराइज पर्सन है बाय दी शीतल मैडम। तो मैं इंफ्रिंज नहीं कर रहा हूं, मैंने भले ही डायरेक्टली शीतल मैडम से परचेज नहीं किया इंडिया में, मगर मैंने चाइना से भी ऑथोराइज पर्सन से परचेज किया है, इंपोर्ट किया है, इसीलिए वो भी लीगल माना जाएगा, उसमें कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है। अंडरस्टूड? इंफ्रिंजमेंट कब है? जब नॉन ऑथोराइज पर्सन से आप परचेज करते हो और इंपोर्ट करते हो तब। वो चाइना में अगर आपकी डिजाइन नहीं है और चाइना में कोई बना रहा है तो वो कोई पायरेसी नहीं कर रहा है, इट इज हिज टेरिटोरियल राइट। बट मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं, मुझे पता है कि इंडिया के अंदर शीतल मैडम के पास डिजाइन है, फिर भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। अंडरस्टूड? इंपोर्ट की लीगलिटीज, इंपोर्ट की टेक्निकलिटीज समझ में आ गई? हाँ सर, बस सर रॉयल्टी जानी चाहिए ओनर को। परमिशन लेनी है तो रॉयल्टी देनी होगी। एंड तीसरा है
पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ योर डिजाइन्ड आर्टिकल। मान लीजिए कि बिना आपके परमिशन के मैं अपने कैटलॉग में आपके डिजाइन को इंसर्ट कर रहा हूं कि चलो जब भी ऑर्डर आएंगे तब मैं शीतल मैडम के पास से ये चीजें बनवा लूंगा बिना परमिशन के, तो वह भी क्या होगा, पायरेसी या इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। अंडरस्टूड और एनी डाउट? Sir, last line can you repeat, sir? पब्लिकेशन प्रीवियस, अगर मान लीजिए आपकी एक डिजाइन है, रजिस्टर्ड है मैडम, तो वो डिजाइन को आप कैटलॉग के अंदर रख के बेचते होंगे। मान लीजिए कोई ज्वेलरी की डिजाइन है, तो Correct, ज्वेलरी correct. की डिजाइन कैटलॉग के अंदर आती है। आप भी जब जाते होंगे ज्वेलरी परचेस करने तो कैटलॉग देते हैं आपको। अब उस कैटलॉग के अंदर सारी चीजें मेरे पास एग्जिस्टिंग अवेलेबल नहीं होती है, Correct. बट मैंने कैटलॉग के अंदर रख दिया है बेचने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ द डिजाइन ओनर, Yes. तो वो भी पायरेसी में आएगा। Oh. वहां पर भी आपको परमिशन लेनी है। Understood, sir. अगर ये तीनों चीज में से कुछ भी चीज कर रहे हैं विदाउट द परमिशन फ्रॉम द डिजाइन ओनर, तो उसे पायरेसी मानी जाएगी। और अगर पायरेसी हुई और डिजाइन ओनर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे अबो में ही केस दाखिल हो सकता है पायरेसी का, तो केस किया अगर डिजाइन ओनर ने, तो अगर फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन है तो वहां पर 25,000 रुपीज, और अगर एक से ज्यादा बार कॉन्ट्रावेंशन है तो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। Yes, sir. तो दैट्स इट, सेक्शन नंबर 22 फॉर यू। लिख लीजिए इसे। और सीलिंग विद रेफरेंस विदाउट रेफरेंस, और कौन सा था सर कंडीशन? रॉन्ग यानी रेफरेंस रॉन्ग मीन्स रेफरेंस। गलत आर्टिकल पे आपका नंबर ओ डाला है। यस, हाँ रॉन्ग, यानी इधर उधर कर दिया सर, चाहे मेड इन चाइना। ओए पे आपका डिजाइन नंबर लगा दिया लाइकवाइज। बोर्ड में, इंपोर्ट में टू कंडीशंस में सर। इंपोर्ट में टू कंडीशंस, फ्रॉम ऑथोराइज और पर्सन एंड फ्रॉम नॉन ऑथोराइज पर्सन। लाइसेंस, हाँ सर। सर बट ये फर्स्ट रेप्लिका जो चाइना से बहुत इंडिया में आती है ना सर, जी मैडम, वो फर्स्ट सब, कॉपी चाइना से इंडिया में आती है। तो वो सारे फिर डिजाइन के अंदर कभी भी आते हैं ना मैडम। हम्म, हेलो।
Yes, sir. Done. अब आते हैं मैडम सेक्शन, हाँ यहाँ पर ये लिखिएगा कि अगर किसी पे इन्फ्रिंजमेंट का सूट हुआ है तो वहां पर भी देखिए पेटेंट में भी ये था कि जिस पे भी इन्फ्रिंजमेंट का सूट हुआ है वो काउंटर स्टेटमेंट में क्या कर सकता है? Damages को claim कर सकते। नहीं, रिवोकेशन का सूट कर सकता है। तो वैसे ही यहां पर भी जिस पे पायरेसी का सूट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो इन अ काउंटर क्लेम क्या कर सकता है? कैंसलेशन का सूट चला सकता है। और Okay. जैसे ही कैंसलेशन का सूट चलेगा तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से अपने आप केस कहां पर चला जाएगा? High Court. हाई कोर्ट। ये लिख लीजिएगा। इंफ्रिंजमेंट सूट में काउंटर क्लेम करना करेंगे तब रिवोकेशन सूट फाइल हो सकता है, और रिवोकेशन सूट में कैंसिलेशन सूट, मैडम कैंसिलेशन सूट हुआ तो हाई कोर्ट में केस प्रेफर होगी। ओके। हम्म। हाई कोर्ट पॉलिसी। क्या आपको पता है कि कैसे पेटेंट सर्च होती है No, और sir. डिजाइन को कैसे सर्च किया जाता है? डू यू नो दैट? No. देखिए एक I know. वेबसाइट है इन पास, यहां पर हमें जाना है इन पास में। सर हाँ। पास। हम्म स्टेप 1, इन पास सर्च। फिर इन पास को जैसे ही हम ओपन करेंगे वहां पर हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे पेटेंट सर्च में। वहां पर हमें जाना है, अगर हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है तो हम जा सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में। तो हम जाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस में। ओके सर। और वहां से हमें एप्लीकेशन स्टेटस लेना है। अब
जी सर। नमस्ते। हेलो। बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? हाँ सर, आवाज़ आ रहा है। आप कैसे हैं सर? आज निकल रहे हैं? अभी तो इंडिगो इंडिगो की एयरलाइन सभी प्रॉब्लमेटिक है। आपकी कौन सी है? हाँ, तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हम्म। 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 सही बात है सर। हम्म। 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 नहीं सर, अभी रिवीजन ही चल रहा है, अभी रिवीजन ही चल रहा है। हम्म। नहीं नहीं, वो 18 तारीख से रखा है, 18 तारीख से। जी। हम्म। जी। हम्म। जी। जी। जी जी सर, जी सर। ओके सर, परफेक्ट। जी सर, जी सर। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? ये मैंने यस कैसे सर, किया, वो समझ में आई बात? आपने एप्लीकेशन नंबर डाला सर, फिर वो हाँ, एन एप्लीकेशन तो नंबर से ये स्टेटस बाहर आ गया। हम्म, एंड प्लस इसमें व्यू डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो वहां से आपको सारी डिटेल्स भी मिलेगी। अब डिजाइन के केस में देखते हैं कि वहां पर कैसे होता है। वापस गूगल पे गए? आई पास, सॉरी आईपी आई इन नहीं, पास। डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस इंडिया। यहाँ पर डिजाइन नंबर देना है हमें, और डिजाइन नंबर देने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? जर्नल। जर्नल में। पेटेंट पब्लिकेशन, या फिर यहाँ पर भी आप पब्लिकेशन में जा सकते हैं। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में पेटेंट के अंदर ही डिजाइन का भी जर्नल आता है। डिजाइन,
और यहाँ से हम डिज़ाइन का नंबर निकाल लेंगे। जैसे कि ये डिज़ाइन का नंबर है, पहले ये क्या है, फॉरेंटन। ओके, दिस इज डिज़ाइन नंबर। मान लीजिए ये डिज़ाइन का नंबर हमारे पास है, उसे हमें सर्च करना है। यहाँ पर हम डिज़ाइन नंबर अप्लाई करेंगे। ये क्या है सर YRTGQ, YRTGQ। तो हमें इतनी ही डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन मिलती है। वहां पर हमें पेटेंट की इंफॉर्मेशन कितनी मिली थी? सारी, लगभग सारी डिटेल्स आ गई थी, करेक्ट? यहाँ पर नहीं, सारे डिटेल्स थी। बट देखिए डिज़ाइन की डिटेल्स हमें कितनी मिलती है? डिज़ाइन का नंबर, उसका CVR नंबर, CVR की डेट, एंड किसने फाइल किया था वह स्टेटस, नथिंग एल्स। लिखा है डिजाइन एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड, जर्नल नंबर में, ये जर्नल नंबर पे, ये डेट पे पब्लिश हुआ है, दैट्स इट। इसीलिए ये डिजाइन आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जानने के लिए हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? सर फॉर्म 9, फॉर्म 6। फॉर्म 6, सॉरी सर, फॉर्म 6। और अगर डिजाइन नंबर अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म 7। उसे कैंसिल करवाने के लिए फॉर्म नंबर 8। और एग्जीबिशन में अगर मैं जा रहा हूं डिजाइन फाइल करने से पहले तो फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9। 9। यस यस। सपोज डिजाइन नंबर अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म नंबर 7। जी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 में। एक दो ऐसे सेक्शन हैं जो पेटेंट एक्ट के हैं मगर डिजाइन में भी एप्लीकेबल होंगे। पहला है ग्राउंडलेस थ्रेट्स। ग्राउंडलेस थ्रेट्स क्या होता है? ग्राउंडलेस यानी बेसलेस थ्रेट्स होते हैं ना, कोई लोग ऐसे ही बस डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, धमकाना, ग्राउंड थ्रेट्स। समझ पा रहे हैं कि गलत तरीके से आपकी मीन्स आपने कोई ऐसा काम किया है, मान लीजिए कि आपने शॉप ओपन की है जहां पर आप चीजें बेच रहे हैं। आपने पहले थरोली फ्रीडम टू ऑपरेट एनालिसिस किया था। फ्रीडम टू ऑपरेट छोड़ दीजिए, वो वर्ड भारी हो जाएगा। आपने पहले से ही कोई डिजाइन जो एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उसी डिजाइन को आप बेच रहे हैं। और फिर भी कोई पर्सन आके आपको धमका रहा है कि नहीं ये मेरी डिजाइन है, आप उसको बेचिएगा मत। ग्राउंडलेस थ्रेट्स, उसको पता है कि ये डिजाइन का टर्म एक्सपायर हो गया है, फिर भी वो आपको धमका रहा है। सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती है ये, दूसरी वजह ये है कि उसको लगता है कि आप उसकी डिजाइन का यूज कर रहे हो, बट हकीकत में आप यूज नहीं कर रहे हो। फिर भी वो आपकी बदनामी हो, आपकी बेईमानी हो, सॉरी बदनामी हो, उस वजह से वो आपको थ्रेट्स दिए जा रहा है, मेल किए जा रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए जा रहा है। डिफेमेशन। हाँ, डिफर्मेशन केस, मानहानि, नाम हानि का दावा करना पड़ेगा ना, तो फिर तो इसे कहते हैं ग्राउंडलेस थ्रेट्स। और ग्राउंडलेस थ्रेट्स के अगेंस्ट में जिस पर्सन को ग्राउंडलेस थ्रेट्स मिल रहे हैं वो पर्सन जा सकता है हाई कोर्ट में और इंजंक्शन ला सकता है ऐसे थ्रेट्स पे। बहुत हुआ अब, इट्स लाइक ए डिफर्मेशन केस, नाम हानि का दावा कि मेरे नाम को बिगाड़ा जा रहा है इंटेंशनली। तो नाम हानि का दावा करके कोई भी पर्सन उस चीज पे इंजंक्शन ला सकता है कि स्टॉप करो इसे। समझ में आई बात सर? मैडम यस सर। क्लियर है? ओके, ये एक पॉइंट है, लिखना है लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करता हूं यहां पर। ओके, दूसरा है जो ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी।
अब ये क्या है? सर इज इट लाइक पेटेंट एक्ट में वो सेक्शन फॉर 56 वैलिडिटी ऑफ नहीं उसके नहीं, नहीं, ये है कि मान लीजिए आपकी डिजाइन पे कैंसलेशन का दावा हुआ, कैंसलेशन का सूट चला। कैंसलेशन के सूट में आपने अपने डिजाइन को डिफेंड किया, कहीं से भी आपने ऐसे प्रूफ दिए कि नहीं आपका डिजाइन वैलिड है, आपका डिजाइन आज से पहले कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, या सेक्शन 19 के जितने भी ग्राउंड्स हैं उन सभी ग्राउंड्स पे आपका डिजाइन सही निकला और आप वो केस जीत गए, मींस आपका डिजाइन कैंसल नहीं हुआ। कैंसलेशन का दावा किया गया था बट डिजाइन कैंसल नहीं हुआ। तो आपके डिजाइन जब वो वैसा केस आप जीत जाते हैं एक बार, तो उस बार के लिए, पहली बार के लिए कैंसलेशन का सूट, जो भी आपने वकील हायर किया होगा, जो भी गवर्नमेंट की फीस रहेगी, जज की फीस रहेगी, फॉर्म्स फाइल करने की फीस रहेगी, वो सारी चीजें आपको चुकानी पड़ेगी, यानी कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा लिटिगेशन का। तो अब आप जज को कह सकते हैं कि जज साहब हमें सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी दे दीजिए, हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा डिजाइन एकदम प्योर है, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी दे दीजिए। जज आपके बेसिस पे, आपने वो केस जीता है उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी दे देगा। उसका एडवांटेज क्या है? जब दूसरा कोई पर्सन आपकी डिजाइन को चैलेंज करने के लिए आएगा, दूसरी बार कैंसलेशन करवाने के लिए आएगा, तो उसके सामने आप पहले वाली सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी रख देंगे कि देखो भाई साहब, आप आ तो जरूर रहे हो मेरी डिजाइन को इनवैलिड करने के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे पास क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। आपसे पहले एक पर्सन आया था, वो हार के गया है, आपको आना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप हार जाओगे, अगर ये आपका प्रूव नहीं हुआ, तो सारे लिटिगेशन के कॉस्ट वो किस पे जाएंगे? आप पे जाएंगे, वो फिर मेरी लिटिगेशन की कॉस्ट नहीं रहेगी। तो ये एडवांटेज मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी का। अंडरस्टूड? दोनों चीजें, ये दोनों चीजें पेटेंट में भी एप्लीकेबल है और डिजाइन में भी एप्लीकेबल है। एनी डाउट इन इट? ग्राउंडलेस थ्रेट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी लिख दीजिए। सेक्शन नंबर 23 इज ऑल अबाउट ग्राउंडलेस थ्रेट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। यस सर। अब नेक्स्ट आएगा सेक्शन नंबर 24। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 24 इज ऑल अबाउट फीस। किसके बारे में बात करता है ये? फीस। किस में मेंशन है? स्केड्यूल 1 में। और स्केड्यूल 1 कहां पर मेंशन है? रूल नंबर 5 में। क्या कहता है रूल नंबर 5? कि अगर आपने
किसी भी फॉर्म की प्रिस्क्राइब्ड फीस पे नहीं की तो वो एक्शन नहीं होगा। अगर आपने किसी भी फॉर्म की प्रिस्क्राइब्ड फीस पे नहीं की तो वो एक्शन नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। सर No, unless the fees has been paid. जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, कैरेट में लिखा है कि नो इफेक्ट unless the fees has been paid. मैं No समझा effect नहीं अभी भी। unless क्या सर बस इफेक्ट? कैरेट पढ़ रहा हूँ सर, इसमें सब क्लॉज हाँ 2 में लिखा है कि नो इफेक्ट unless the fees has been paid. हाँ। फीस नहीं फीस ही पेड नहीं किए तो नो इफेक्ट होगा। हम्म। चलिए आगे बढ़े। सेक्शन 25, नो नोटिस ऑफ ट्रस्ट टू बी एंटर्ड। नो नोटिस ऑफ ट्रस्ट टू बी एंटर्ड, ये सेम चीज पेटेंट में भी है, सेम चीज डिजाइन में भी है कि ट्रस्ट की नोटिस को नहीं एंटर किया जाएगा रजिस्टर में। अब दिमाग में क्वेश्चन वही होता है, ट्रस्ट यानी क्या? ट्रस्ट यानी भरोसा। ट्रस्ट यानी क्या? जैसे कि मैडम, जो आपके पास इनोवा हाई क्रॉस है वो किसके नाम पे है? संजय सर के नाम पे, आपके नाम पे? संजय के नाम पे ही है सर वो। हाँ। अगर मान लीजिए कि संजय सर ने शीतल मैडम के नाम पे की होती तो देखिए वहां पर हम ऐसा मान सकते हैं कि संजय सर की ओनरशिप है, मगर संजय सर ने ट्रस्ट किया है शीतल मैडम पे, और वो गाड़ी के जो दस्तावेज हैं वो शीतल मैडम के नाम पे लिए हैं, सिर्फ ट्रस्ट को समझाने के लिए। अब वही वाली चीज अगर यहां पर एप्लीकेबल हो पेटेंट में, कि शीतल मैडम अगर फाइल करे पेटेंट को, शीतल मैडम ओनरशिप रखते हैं मगर वो संजय सर के नाम से करते हैं, और शीतल मैडम ऐसा कोई ट्रस्ट का नोटिस देते हैं कि ओनर मैं हूं बट मैंने ट्रस्ट किया है संजय सर पे, तो डिजाइन ऑफिस, पेटेंट ऑफिस उससे मानने से मना कर रिटर्न नहीं। देगा। वो कहेगा वो मैडम आप समझिए और संजय सर समझे, हम तो जिसका नाम लिखा है उसी को ही ओनर मानते हैं। यस सर। तो ऐसी कोई ट्रस्ट की जो नोटिस है वो यहां पर एंटर्ड नहीं हो सकती है, और द सेम मीनिंग ऑफ ट्रस्ट पेटेंट में भी होता है। यस यस। ओके, बस इतना ही है सेक्शन 25 इज ऑल अबाउट। यानी इंडिविजुअल पे मैटर करता है, नो अदर। इंडिविजुअल क्या सर? नो पेटेंट ओनर ही लायबल रहता है। हाँ, सारी लीगलिटीज पेटेंट ओनर पे ही रहेगी और डिजाइन ओनर पे ही रहेगी। वो किसी ट्रस्ट को मानेंगे नहीं। किसी ने किसी पे ट्रस्ट किया है, पेटेंट ऑफिस उसे नहीं मानता है, जिसके नाम पे है वही उसका ओनर है। सर पूरा लॉ ही नहीं मानता है सर ट्रस्ट को, दे नीड हम्म। एविडेंस। नेक्स्ट वी कैन गो सर। सेक्शन नंबर 26, लास्ट सेक्शन ऑफ द डिजाइन फॉर द एग्जाम 3।
मान लीजिए एक, देखिए अभी तक हमने सेक्शन 17 में क्या देखा उससे हमें रिकॉल करना पड़ेगा। सेक्शन 17 में हमें किस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिलती थी? ओके, पेटेंट सेक्शन 17 सर। नहीं, डिजाइन सेक्शन 17। Inspection of registered design, application or representation sheet, filing form 5, and form 16, getting certified copy ऑफ व्हाट? of representation sheet and सीट एंड application. एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन सीट की आपको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए तो फॉर्म नंबर 16 था, वो तो है ही 17 में लिखा हुआ। उसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको, उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए उस डिजाइन ओनर ने किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिए डिजाइन को, ओके तो दूसरे पर्सन की डिटेल्स यानी जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो आपको चाहिए, सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर आपको चाहिए। ओके ओके तो वो फॉर्म नंबर 2 की डिटेल्स आपको क्या फॉर्म नंबर 16 से मिलेगी? नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन सीट एंड एप्लीकेशन यानी फॉर्म नंबर 1 के अलावा अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए, तो फॉर्म नंबर 15 फाइल करके एज पर रूल नंबर 41 500 रुपीज दे के आप ले सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 26। उसमें भी इनिशियली आपको डिजाइन रजिस्टर को अगर इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 5 ही लगेगा। फॉर्म नंबर 5 इज अ जनरल फॉर्म टू इंस्पेक्ट डिजाइन रजिस्टर, और वहां से जो भी डिजाइन है उसकी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सीट एंड एप्लीकेशन यानी फॉर्म नंबर 1 चाहिए तो फॉर्म नंबर 16 एज पर सेक्शन नंबर 17, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए अदर देन दैट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स अदर देन दैट, यानी जब आप इंस्पेक्ट करेंगे रजिस्टर को तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रहेंगे, बट अगर आपको उसमें से फॉर्म नंबर 1 एंड रिप्रेजेंटेशन सीट चाहिए सर्टिफाइड तो फॉर्म नंबर 16, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फॉर्म नंबर 15 फाइल करके आपको सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगी। अंडरस्टूड और नॉट? yes understood sir. Sir, other documents except this application and representation sheet we will get in form number 15. हाँ, मगर वो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? Like substitution रहने दो, ट्रांसफर हाँ, मगर हमको कैसे पता पूछना चलेगा पड़ेगा। कि इसमें है कि नहीं है? वो जब आप इंस्पेक्ट करेंगे ना रजिस्टर को फॉर्म नंबर 5 लेके, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, रजिस्टर के अंदर तो है ही, राइट राइट बट रजिस्टर में से आपको सिर्फ अगर रिप्रेजेंटेशन सीट की सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए तो फॉर्म नंबर 16 फाइल करेंगे, यस सर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटेशन सीट एंड एप्लीकेशन के अलावा बाकी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फॉर्म नंबर 15 फाइल करेंगे। यस सर दैट्स इट। इंस्पेक्शन ही हो रहा है सर, फॉर्म सेक्शन 17 सेक्शन 26 इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन जी, सेक्शन इंस्पेक्शन के 26 लिए दोनों है, सेक्शन 17 भी है एंड इंस्पेक्शन के लिए एंड सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, एंड सेक्शन 26 भी है इंस्पेक्शन के लिए एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर, दूसरी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है रजिस्टर में से उसके लिए है। ओके, तो ये बात थी सेक्शन 26 तक। अब हम मैडम से रिवाइज करेंगे। कल हमने मैडम को एक टास्क दिया था रूल नंबर 29,
मैडम आप वेरीफाई कीजिएगा कि रूल नंबर 29 में यही सारी चीजें लिखी है कि नहीं। रूल नंबर 29 स्टार्ट होता है जब कोई भी पर्सन फॉर्म नंबर 8 फाइल करता है, पिटीशन फाइल करता है कंट्रोलर के सामने कैंसलेशन ऑफ डिजाइन के लिए, उसकी Yes. फीस है 1500 रुपये। कंट्रोलर के सामने वो ये फॉर्म नंबर 8 फाइल करेंगे Yes, sir. और उस जब कंट्रोलर के पास फॉर्म नंबर 8 आएगा तो कंट्रोलर उसकी एक नोटिस डिजाइन के प्रोप्राइटर को भी भेजेगा। भेजेंगे, correct, sir. अब डिजाइन के प्रोप्राइटर के पास वो कॉपी आई तो वहां से 1 महीने के अंदर अंदर प्रोप्राइटर को रिप्लाई देना होता है, या फिर उसमें और 3 महीने वो ऐड कर सकता है। और ये एनलार्जमेंट ऑफ टाइम से हो सकता है, और एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की भी फीस है 500 रुपीज। Okay. ये जो 3 महीने है वो बढ़ाने के लिए भी फीस है 500 रुपीज। सर एक क्या कौन सा फॉर्म सर एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म? कोई फॉर्म नहीं है, एफिडेविट है। एफिडेविट, ओके। स्केड्यूल 1 का रो नंबर 26 में लिखा हुआ है, स्केड्यूल 1 रो नंबर 26, इसको मेंशन कीजिएगा और देखिएगा भी जरूर। वापस जैसे ही डिजाइन प्रोप्राइटर ने अपना रिप्लाई भेजा तो वो डिजाइन प्रोप्राइटर को कहां पर भेजना है, कंट्रोलर को भी और जिसने फॉर्म 8 फाइल किया था उसको भी। करेक्ट। अब फॉर्म नंबर 8 फाइल करने के पास जो फाइल किया था जो पर्सन ने, उस पर्सन के पास प्रोप्राइटर का रिप्लाई आ गया। अब उसके पास और एक मौका है कि वह भी रिप्लाई दे पाएगा। जिसने फॉर्म नंबर 8 फाइल किया था उसको भी एक मौका मिलेगा रिप्लाई देने का, और वो भी 1 महीने में या फिर मैक्सिमम 3 मंथ में रिप्लाई देगा। दोनों ने रिप्लाई दे दिए, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की जरूरत है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए जाएंगे। दोनों ने रिप्लाई दे दिए। अब हियरिंग डिसाइड करेंगे कंट्रोलर, और कंट्रोलर जब भी हियरिंग डिसाइड करेंगे उसके 10 दिन पहले, 10 डेज पहले वो इन्फॉर्म करेंगे दोनों पार्टीज को। यस सर। और जो भी पार्टी अपनी बात सुनवाना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, वो फॉर्म नंबर 20 फाइल करेंगे, जिसकी भी फीस है 500 रुपये हियरिंग के अंदर। एंड लास्ट है, अगर हियरिंग के अंदर कोई भी पार्टी नया कोई पब्लिकेशन ऐड करना चाहती है, नया कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहती है, तो वो 5 दिन पहले बाकी के दोनों पार्टीज को वो पब्लिकेशन की डिटेल शेयर करेगा। 5 दिन पहले कहां से, हियरिंग से 5 दिन पहले। एनी डाउट इन इट? नो डाउट सर। तो इसी के साथ हाँ, तो डिजाइन का भी सेक्शन 26 तक का हमारा सफर यहां पर एंड होता है। यस। अब कल संडे को हम्म। हमें पहले टास्क करना है पेटेंट एक्ट 1/281 यस एंड सर। डिजाइन एक्ट 1/226। यस सर। आपको वैसे ही लिख के मुझे भेजना है दोनों लोगों को। यस सर। 1/226 ऑफ डिजाइन एंड 1/281 ऑफ पेटेंट। कैसे? सेक्शन, कीवर्ड, कीवर्ड, फॉर्म, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन एंड रूल इफ पॉसिबल। रूल लिख पाते हैं तो बहुत बढ़िया। लिखते और हैं। यही चीज अगर आपको देखनी है कि कहां पर अवेलेबल है, तो डेली मेडिसिन वाले वीडियो में यही फॉर्मेट अवेलेबल है। यस सर। देखा। ये करने के बाद, यानी कल तक अगर आपने ये सबमिट कर दिया, तो कल मीन्स आप कितने बजे फ्री रहेंगे आप दोनों कल? यही टाइम पे? सेम टाइम या मॉर्निंग भी चलेगा, जैसे भी। आप जैसा कहे वैसा। तो मुझे आपकी एग्जामिनेशन यहां पर ही दिलवानी है। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज, कि आप बैठे और आप एग्जामिनेशन दे दे। स्पेशली मुझे गौरव सर अभी आपको पकड़ पकड़ के बिठाना है। हाँ सर।
आपको मैं भागने नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल सर। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो मैं आपके सामने बैठूंगा कि सर करो। हालांकि मेरी अभी 3 दिन के लिए एग्जाम है, बस उतना छोड़ दीजिएगा मुझे। 4th डे से मैं आपकी रिमांड लेने वाला हूँ, याद रखिएगा। आपको पकड़ के बिठाऊंगा। हाँ ओके सर। सर, क्योंकि अब मुझे हाँ लगता है कि आप कर तो पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। बट हाँ, ये बात जरूर है कि आपको बिठाना पड़ता है। अगर आपको छोड़ दिया तो फिर वो ऐसा, हमें गुजराती में कहावत होती है, सेठ की शिखामण जांपा सुधी। सेठ नहीं शिखामण जांपा सुधी। उसका मीनिंग है कि अगर किसी ने कुछ कहा है ना, तो उसका इंपैक्ट आपको रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट नहीं रहता है। कोई बात नहीं, मस्ती कर रहा हूं सर। हम बैठेंगे और हम करेंगे भी। तो कल पेपर आपको इसी तरीके से देना है। हाँ मैडम को हाँ देना है पेपर एग्जाम 3 पेपर 1, और आपको देना है एग्जाम 2 पेपर 1। हाँ सर। कल कितने बजे तो बोलिए आप, उतने बजे हम सेशन ये स्टार्ट कर। आफ्टरनून, आफ्टरनून में चलेगा सर। आफ्टरनून कर लेंगे मैडम, आफ्टरनून यही टाइम पे 2:30 to 4:30। हाँ, तो ऐसे ही वीडियो ऑन करके आपका फोकस, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मैडम आपका? एग्जाम 3 पेपर 1। तो मैं सर प्रिंट आपका निकाल के क्या? रखती हूँ, जी प्रिंट निकाल के रखती हूँ सर। हाँ जी। और सर आपका क्या रहेगा? एग्जाम 2 पेपर 1। पेपर 1 की प्रिंट आउट और साथ में OMR सीट की प्रिंट आउट दोनों निकाल के और रखिएगा हाँ। कल। हाँ सर। दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव फॉर टुमारो। ओके सर। फिर सर आपके फिर हाँ सर। पास है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये तीनों दिन में मैडम आपको एक एक घंटा निकाल के पेपर लिखना है, 1 या 1.5 घंटा। वही 2:30 से 4:30 में, आप 2:30 से 3:30 या 4 बजे तक आप बैठ जाइएगा वही पेपर लिखने के लिए, एग्जाम 3 पेपर 2। यस सर। उसमें आपको APR का वो रिप्लाई बताना है ना, मुझे बताता हूँ। उसमें ये आएगा समझा ही देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ही। पेपर 2 का बुक। न्यू स्लाइड। बहुत ही इजी है FER का रिप्लाई देना, जिसमें D1 एंड D2 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और वो ये कह रहे हैं कि D1 एंड D2 डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन को एंटीसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट, ऐसी ही बात है मैडम। अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमें 3 यहां पर टेबल बनानी है, 3 कॉलम की साथ, 3 कॉलम के साथ। एक में है हमारी एप्लीकेशन, दूसरे में है D1 डॉक्यूमेंट, एंड तीसरा है D2 डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन में ये सारे पॉइंट्स है। एक मैं एक ऐड करता हूं, एक पेन को ही लेता हूं मैं। पेन है मेरे पास, एक पेन है जो मेरी एप्लीकेशन है। तो अब राइटिंग पेन, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? उसकी टिप हो सकती है। यस सर। फिर दूसरा उसका होल्डर, कैप। केप हो सकता है, केप। फिर सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है। फिर उसकी बॉडी हो सकती है। यस सर। फिर मेरी जो पेन है उसमें मैंने लेवल इंडिकेटर भी रखा है। सर बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली एलिमेंट्स लिख रहे हो। एलिमेंट्स ही वैसे ही वहां पर भी लिखे होंगे मैडम, आपको वहां पर एलिमेंट्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो। ओके वो सर। पैराग्राफ में से आपको एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ओके सर। और लेवल इंडिकेटर के साथ शायद पेन में स्क्रू ड्राइवर भी है। ओके सर। और स्क्रू ड्राइवर के साथ जो पीछे है वहां पर स्टाइलस भी है। और साथ में पेन में कैमरा भी है, रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को। और एक पेन ड्राइव भी बना सकते हैं उसको। इतने सारे फंक्शंस मेरी
एक पेन में है, और साथ में स्केल भी है, वहां पर स्केल भी है। अब जब आप D1 का इसमें से ये जो क्लोज पढ़ेंगे D1 का, तो D1 में हो सकता है कि ये सारे पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो D1 और D2 दोनों में, ये वाला पॉइंट हो D1 में D2 में ना हो, ये वाला पॉइंट हो D1 में और D2 में दोनों में, ये वाला पॉइंट D1 D2 दोनों में है, बॉडी वाला पॉइंट भी D1 D2 दोनों में है, लेवल इंडिकेटर D1 में नहीं है D2 में है, स्क्रू ड्राइवर D1 में है, स्टाइलस D1 में है, कैमरा किसी में भी नहीं है, नॉट अवेलेबल हियर, नॉट अवेलेबल हियर, पेन ड्राइव किसी में भी नहीं है, एंड स्केल किसी में भी नहीं है। ऐसा आप टेबल बना पाएंगे मैडम वो डेटा पढ़ने के बाद? बना लूंगी सर। अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि हमारी एप्लीकेशन कैसे डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द D1 एंड D2। अगर D1 एंड D2 दोनों को मिलाकर भी आप देखें, जी मैडम, अगर D1 एंड D2 दोनों को मिलाकर भी देखें तो भी D1 और D2 में कहीं पर भी कैमरा, पेन ड्राइव और स्केल मेंशन्ड नहीं है, जो हमारे एप्लीकेशन में यानी हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें है। तो इसी वजह से कि इंटीग्रेशन, ये जब साथ में मिलते हैं ये सारी चीजें, तो एक सिनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई माय पेन इज वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी एज कंपेयर टू D1 एंड D2। अब इसका आंसर आपको बढ़ा के लिखना है, तो पहले कंपैरिजन दिखाइए कि कंपैरिजन ऑफ एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट D1। उसमें आप बताइए कि D1 में लेवल इंडिकेटर नहीं है, D1 में ये तीन चीज और नहीं है। वन सेकेंड, कंपैरिजन विथ D1, कंपैरिजन विद D1 लिखना है, फिर या कंपैरिजन फिर उसमें लिखिए नोवेल्टी एज कंपेयर टू D1, फिर लिखिए नोवेल्टी एज कंपेयर टू D2, फिर तीसरा बनाइए नोवेल्टी एज कंपेयर टू D1 प्लस D2। वन सेकेंड, नोवेल्टी एज कंपेयर विद D2, फिर लिखना है नोवेल्टी एज कंपेयर विद D1 एंड D2। हाँ, तीनों आ गए, तीनों पॉइंट। नोवेल्टी एज कंपेयर टू D1 का एक पैराग्राफ बनेगा, नोवेल्टी एज कंपेयर टू D2 का एक पैराग्राफ बनेगा, एंड नोवेल्टी एज कंपेयर टू D1 प्लस D2 एक पैराग्राफ बनेगा। फिर ऐसा टेबल बना दीजिए नीचे। अब और पहले टेबल सर, पहले ये वाली टेबल बनाना ना सर, आपने जो अभी पहले बनाइए, आप बाद पहले बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। पहले बनाएंगे तो ही बाद में लिखने के लिए इजी जी, रहेगा। तो क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा जो भी इवेल्युएटर है उसे कि मैडम ने एकदम सही से पॉइंट आउट किया है, ये वाली चीजों की वजह से यूनिकनेस है। अब लास्ट में हमें डिफाइन करना होता है वहां पर कि जस्टिफाई पेटेंटेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो जस्टिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज कैमरा, पेन ड्राइव एंड स्केल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट। वन सेकेंड, जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है? जस्ट आप बोलिए, मैं लिखती हूँ सर। यहां पर अगर इस टाइप का आपके पास हाँ, टेबल है तो जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे बोलिए कि सर। as camera, pen drive and scale is not available in any of the prior art document, Is not, are not available. are not available in any of the prior art document, the following application justifies the patentability criteria. The applicant The following application justifies patentability criteria. justifies its novelty, na sir? Justifies its novelty, its industrial applicability, and its inventive step, Okay sir, the technical justifies advancement. its novelty. क्या बोले सर आगे आपने? Its patentability criteria. मैं तो novelty की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तीनों चीज यही वजह से satisfied हो जाती है।
यस सर। अब आप एक बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ यस सर। उसमें D1 में भी एलिमेंट्स दिए होंगे, D2 में भी एलिमेंट्स दिए होंगे, और उसको आप एप्लीकेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा तो आपकी एप्लीकेशन में 110% एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो D1 और D2 दोनों में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तब आपकी एप्लीकेशन जस्टिफाई नहीं कर रही है और आपकी एप्लीकेशन नोवेल्टी लूज कर रही है। वैसे भी क्वेश्चन आती है सर, हाँ मैडम, तो क्या करेंगे? तो बस नोवेल्टी लूज हो गई, वो लिखना है कि हमारी एप्लीकेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स D1 और D2 यानी जितने भी प्रायर आर्ट्स है उसको मिलाकर है। दैट्स व्हाई आवर पेटेंट लूजेस नोवेल्टी, hence it is not patentable। फिर उसे ऐसा नहीं लिखा जाएगा FER का रिप्लाई, फिर उसे कहा जाएगा पेटेंटेबिलिटी सर्च रिपोर्ट। अगर इसी चीज को मैं पूछूं पेटेंटेबिलिटी सर्च रिपोर्ट के नाम से या फिर प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट के नाम से, समझ में आ रही बात मैडम? सर, प्रायर आर्ट हाँ सर्च रिपोर्ट भी ऐसे ही होता है, बट प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स D1 D2 हम खुद फाइंड आउट करते हैं, एप्लीकेंट खुद फाइंड आउट करता है। और FER में, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बाय एग्जामिनर, बाय कंट्रोलर, नॉट एग्जामिनर, बाय कंट्रोलर। That is the only difference between prior art search report and patentability search report, or sorry say FER, first examination report। मैडम एनी डाउट? डाउट नहीं है सर। सर मैंने ये कहीं पे देखा था, ये लिखना जरूरी है क्या? व्हाट्सअप करती हूँ सर, 1 सेकेंड। मतलब ये लिखने के पहले। आपको समझ में नहीं आया कि मैंने इतना स्क्रिबल किया। ये लिखना जरूरी है क्या सर? ऐसे ही कहीं तो कोई चैनल में देखा था बहुत पहले। जी मैडम, ये तो देखिए आप एड्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली आप लिख तो लेटर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं ना किसी को, कंट्रोलर को। तो जैसे हम जैसे लेटर कैसे लिखते हैं, टू द कंट्रोलर CGPDTM, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। ओके, तो वी कैन स्टार्ट। हाँ, द कंपैरिजन टेबल इज मेंशन्ड एज बिलो, फिर टेबल बनाना है। वो तो मैडम फॉर्मेटिंग तो ऐसी करनी ही चाहिए, ये सही है, मीन्स जिसने बताया वो गलत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना कि हम लेटर ही लिख रहे हैं, कंट्रोलर को हम क्या दे रहे हैं, लेटर ही दे रहे हैं। सर ये किसी ने बताया नहीं सर, मैंने कहीं से निकाल के डाला। हाँ मगर तो आपने सही सोचा है मैडम, ये टू द कंट्रोलर ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसे मैं जब पहले सर्च कर रही थी तब लिख लिख के रखा था ये सर। फॉर्मेटिंग प्रॉपर है। और लास्ट में ये भी लिखना है आपने, जिस तरीके से अगर नीचे अगर आपने अपनी साइन लिखी है, योर्स फेथफुली सिग्नेचर, योर एविडेंट, या जैसे हम एक टीचर को कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन, वैसे ही यहाँ पर लिखनी है। ओके, डेट लेफ्ट साइड, राइट साइड सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, हाँ एप्लीकेंट और पेटेंट एजेंट, करेक्ट। जी। अब कोई इसमें अगर डाउट है तो एक बार आप क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करके देखिएगा। आपने ये मस्त बनाया, टेबल भी यहाँ पर बना दिया, परफेक्ट है ये। और ये डिस्टिंक्टिवनेस लिखा है आपने यहाँ पर, जो हम नोवेल्टी भी लिख सकते हैं, दोनों की बात तो वही है। बस सही है मैडम, ये एकदम परफेक्ट है, ये जहां से भी आपने निकाला एकदम परफेक्ट है। टू द कंट्रोलर, फिर सब्जेक्ट, फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, रादर देन राइटिंग दिस मच रिटन स्टेटमेंट। फिर आप डायरेक्टली द कंपैरिजन टेबल इज एज गिवन बिलो, फिर कंपैरिजन टेबल बना दीजिए ताकि इवेल्युएटर पहले ही देख के समझ जाए कि ये चीज ही सही है।
एंड फिर आप कुछ भी लिखिए, फिर इवेल्यूएटर का ध्यान लिखने पे कम जाएगा, आपकी इवेल्युएशन पे ज्यादा। तो ये हो गया मैडम एफईआर का रिप्लाई फाइल कैसे करना है वो बात। ऑलमोस्ट चीजें कवर्ड है। हाँ, हालांकि उसका एग्जामिनेशन में आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन योर। अभी ये वाली पेपर 2 में, पेपर 3 में होगा सर ये वाली क्वेश्चन, तब समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। गौरव सर, एनी डाउट? नो सर, ये पढ़ता सिंपल और है, चीजें हाँ सिंपल है, बस उसको देखने का एक एक तरीका एक एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर सर। और अभी आप मुझे एक ड्राफ्टिंग लिख के भेज रहे हैं, करेक्ट सर? हाँ हाँ मैं भूल गया था सर। भूलिएगा मत। सर वो वाला करेक्ट करके भेजना सर। कौन सा? डिस्क्रिप्शन, डिस 1 सेकेंड, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन करेक्ट है कि नहीं, ताकि मैं अभी जो एग्जाम लिखूंगी ना सर, उसमें कोई करेक्शन है तो पता चल जाएगा मुझे। एक ही मिनट में। वो एक सिर्फ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था सर उसमें। आपने जो भेजा है, क्वेश्चन का आंसर भेजा है उसमें मैडम। क्वेश्चन का आंसर जो भेजा है सर, उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन थोड़ा मेरा मतलब देखूंगा मैडम। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक करेक्शन करना होगा तो ये वाले मैडम एग्जाम में देखिए, कर दो। मैडम देखिए, शीतल मैडम, जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे ना, तो हमारी 3 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। वो 3 चीजें क्या हो सकती है? एक तो क्लेम्स, क्लेम, टाइटल, टाइटल। एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तीनों चीज पे अपनी ग्रिप रखिएगा, ताकि आप अगर पेज फिलअप कर रहे हैं ना, तो उसको पेज फिलअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। ओके सर, डन। वहां पर आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है कोई देखने जाने वाला नहीं है। मैं 5 मिनट में पेपर पूरा चेक करूंगा, या इवेल्यूएटर भी होगा तो 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ओके। आपने बच्चों को पढ़ाया है मैडम कभी? हाँ, इवेल्युएशन की है सीट की? उन्होंने अगर कुछ सीट दी है तो आप कितना टाइम लेते हैं हार्डली? अगर उन्होंने 50 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं तो आप कितना टाइम लेते हैं हार्डली उस पेपर को चेक करने के लिए? इट विल नॉट टेक मच टाइम, हम बीच बीच में थोड़ा छोड़ भी देते हैं सर। एग्जैक्टली। तो वो वेरी। इट्स ए ह्यूमन एरर, वो सभी में होता है, आप या मैं करूं या कोई भी करे। तो यस। वो क्या देखेंगे? मगर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हमें पता है कि क्या मेन मेन देखना है। पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखेंगे कि टाइटल में देखूंगा सबसे पहले कि टाइटल प्रॉपर होना चाहिए। क्लेम्स भी मैं देखूंगा कि क्लेम्स प्रॉपर होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट भी देखूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट में इस पर रूल नंबर 13 लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी की चीजें मैं इतना ज्यादा नहीं देखूंगा। हाँ, देखूंगा कि भाई सभी जो जो स्टार्टिंग है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि फील्ड ऑफ इन्वेंशन है, दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ। ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन। फिर बैकग्राउंड है, इन एन एस्पेक्ट ऑफ दिस इन्वेंशन। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, वहां पर क्लेम 1 का फॉर्मेट है कि नहीं ये देख लूंगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिगर 1 फिगर 2 एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है कि नहीं दिखा है। हाँ, मान लीजिए कि आपने सिर्फ 2 लाइन लिखी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे दिखेगी। यस, डिटेल डिस्क्रिप्शन तो फिर डिटेल में होना चाहिए, वो तो 2 लाइन। यस सर। तो वो लॉजिकल सेंसेस आती है, मगर इतना डिटेल में जाने के सेंसेस नहीं आते हैं। ओके सर, तब तो वो तो ठीक। सिर्फ 3 जगह पर। तो ये दिमाग में रखिए और लिखिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, मैंने क्लेम प्रॉपर लिखे, मैंने एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर लिखा है, मैंने टाइटल प्रॉपर लिखा है, बाकी की चीजों में मैंने लेंथ को एडजस्ट कर दिया है, दैट्स इट। ओके सर, ओके। मैं ऐसा मतलब नहीं है कि मैं इस चेक नहीं करूंगा प्रॉपरली, मैं चेक भी करूंगा, आपको असेसमेंट भी दूंगा, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। वहां पर यस। आपको डरना नहीं है। इसीलिए आप एलिजिबल हैं लिखने के लिए। आप अब लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। आपकी ये जो मैंने आपकी जो ये एफईआर जो आपने फाइल किया था ना, वो ग्रुप में भी शेयर किया है कि मैंने एक बार ही इनको सिखाया और एक ही बार में इन्होंने ये ड्राफ्टिंग करके दिखाई है, और सभी ने अप्रिशिएट किया है। एक सर ने भी अप्रिशिएट किया, सर के पास भी है। सर के साथ एक और मैडम थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये ड्राफ्टिंग दे दो सर मुझे। थैंक्स। सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अभी सर को लिखना है, वो मैडम ने लिख के दे दिया है। हाँ इतनी जगह से इवेल्यूएट होके आ रही है आपकी आंसर शीट, और कहीं पे भी किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नए पर्सन ने लिखा है, यानी फर्स्ट टाइम लिखने वाले ने ये लिखा है, ऐसा एहसास नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। तो बस यही बात है मैडम। तो ज्यादा टेंशन किस में लीजिए? क्लेम्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल में, यस। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। बाकी चीजों में
लेंथ प्रोवाइड करनी है विद प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है उसका, उसको ध्यान में रखते हुए। और अब इस स्ट्रेटेजी का रिवील होने के बाद आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 45 मिनट्स लिखना है। अभी नेक्स्ट वही चैलेंज होगा सर। और वो चैलेंज में आप ये स्ट्रेटेजी को इन्वॉल्व करेंगे। यस यस आप फोकस करेंगे 3 चीजों पे, उस पे ज्यादा टाइम, बाकी चीजों पे टाइम कम, लिखना ज्यादा। यस सर। ओके। और गौरव सर आप तो पहली बार परफेक्ट ही लिखेंगे, कुछ भी हो जाए, पहली बार पे ये स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल नहीं है। दिस ट्राई करता हूँ सर। applies after having experience in it. हाँ सर, थोड़ा यानी हिंट तो मिल गई है अभी सर, जी मैक्सिमम। परफेक्ट सर। चलिए मिलते हैं कल। आपको लिख के आना है 1 to 81 एंड 1 to 26, एंड बाद में हम 2:30 से प्रिंट आउट निकाल के आना है। 2:30 से 4:30 में एग्जामिनेशन देंगे विदाउट फेल। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद। थैंक यू जय श्री सर। गणेश एंड जय जिनेन्द्र। थैंक यू। बाय सर, बाय, थैंक यू।